तो शुभ समाचार में सबसे पहले बात दिल्ली की बढ़ती गर्मी को लेकर। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत गर्मी की चपेट में है। हम आपको पूरे देश का मौसम का हाल बताएंगे, गर्मी से जुड़े तमाम अपडेट भी बताएंगे, मगर इससे पहले सिक्किम की बात कर लेते हैं, जहां भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से करीब 1000 टूरिस्ट फंस गए हैं, जिनकी रेस्क्यू की कोशिशें लगातार जारी हैं। हम आपको बता दें कि नॉर्थ सिक्किम में भारी बारिश से लाचेन चुंगथांग रोड पर भूस्खलन हो गया। लैंडस्लाइड की वजह से सड़क ब्लॉक हो गई, जिस वजह से करीब 1000 टूरिस्ट और उनकी गाड़ियां सड़क के उस पार जहां तहां फंस गए हैं। फिलहाल इन फंसे हुए टूरिस्ट और उनकी गाड़ियों को सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है। पुलिस और राहत बचाव की कई टीमें मौके पर मौजूद हैं। एहतियातन मौसम के तेवर को देखते हुए उत्तरी सिक्किम जाने के लिए परमिट जारी करने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही पहले से जारी परमिट अगले आदेश तक रद्द कर दिए गए हैं। और देखिए, गर्मी सारे के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ती जा रही है। अप्रैल में मई जून जैसी गर्मी का एहसास होने लगा है, लोग परेशान हैं। तेज धूप और लू से बचने के लोग गन्ने का जूस पी रहे हैं, तो वहीं सन ग्लासेस का इस्तेमाल भी बढ़ गया है। बढ़ते तापमान को देखते हुए मौसम विभाग ने पहले से अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के लिए 14 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी है। ऐसे में इस स्थिति में सावधान रहने की जरूरत है। सरकारें भी पहले से अलर्ट मोड में आ गई हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए केंद्र ने राज्यों को अलर्ट जारी किया है, जिसमें अस्पताल में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए पर्याप्त इंतजाम पूरे करने के निर्देश हैं। तो वहीं तापमान बढ़ने पर अक्सर आग लगने की घटनाओं में इजाफा होता है। ऐसे में केंद्र सरकार ने सभी अस्पतालों में अग्निशमन सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने के लिए भी कहा। अगले कुछ दिन में देश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी होगी। ऐसे में हम सभी को सावधान रहने की जरूरत है। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में चिलचिलाती धूप की तपिश तेज हो गई है। दिल्ली समेत उत्तर पूर्वी और पश्चिमी भारत में भीषण गर्मी का असर साफ साफ देखने को मिल रहा है। लिहाजा माना जा रहा है कि इस बार वीकेंड पर गर्मी से राहत के आसार नहीं है और तापमान में होने वाली बढ़ोतरी के साथ साथ हीट वेव यानी लू भी चल सकती है। ऐसे हालत में खास तौर से दिल्ली और आसपास के इलाकों में लोगों को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में अब तापमान और बढ़ने की संभावना है। आपको बता दें, गुरुवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस सीजन में औसत तापमान से ये करीब 3.5 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार और शनिवार को पारा और चढ़ सकता है। इन 2 दिनों में तापमान 43 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। ऐसे में मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 2 दिनों तक हीट वेव की चेतावनी भी जारी कर दी है। वीकेंड तक दिल्ली में न्यूनतम तापमान भी बढ़कर 27 डिग्री तक पहुँचने के आसार है। उधर पश्चिमी भारत में गुजरात में भी इन दिनों पारा 40 डिग्री के पार दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 अप्रैल तक राज्य में तापमान इसी के इर्द गिर्द रह सकता है, लेकिन 28 अप्रैल से पारा 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा, यानी 45 डिग्री तक जाने के आसार हैं। गुजरात के दक्षिणी इलाकों, सौराष्ट्र और कच्छ के समुद्री इलाकों में तेज गर्म हवाएं भी चल सकती हैं, जिसके कारण लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। आने वाला अगले 4 दिन तक उच्चतम तापमान में राज्यों, गुजरात राज्य और जो यूनियन टेरिटरी दमन दीव दादरा नगर हवेली, इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं है। मतलब 24 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक उसके आगे 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि होने का संभावना है, पूर्वानुमान दिया गया है। जो उच्चतम तापमान क्षेत्रों में अगले 7 दिन तक 40 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर रहने का भी पूर्वानुमान दिया गया है। आर्द्र और गर्म पवन के कारण जो तटीय क्षेत्र है, दक्षिण गुजरात की जो तटीय क्षेत्र है और जो सौराष्ट्र कच्छ के तटीय क्षेत्र है, इसमें असहज स्थिति बने रहने का भी पूर्वानुमान है। पिछले 24 घंटों में गुजरात में सबसे ज्यादा तापमान राजकोट में 43.5 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं भुज में 43.3 डिग्री और अमरेली में तापमान 42.9 डिग्री रहा। गांधीनगर और डीसा में तापमान 42.8 डिग्री रहा, जबकि अहमदाबाद में 42.7 डिग्री और वडोदरा में 42 डिग्री दर्ज किया गया। हीट वेव की स्थिति राजस्थान के भी कई भागों में बनी हुई है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 3 से 4 दिनों तक पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है और लू चलने के आसार हैं। वहीं फिलहाल राज्य के कई इलाकों में तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है।
हालांकि राजस्थान के दूसरे भागों में जल्द ही मौसम में बदलाव हो सकता है और लोगों को तेज गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। मौसम विभाग की माने तो राजस्थान के जयपुर, भगतपुर और कोटा इलाके में शनिवार को आंधी और हल्की बारिश के आसार है। वहीं मई के पहले हफ्ते में नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण धूल भरी आंधी चल सकती है। मई की शुरुआत में राजस्थान में बारिश भी हो सकती है और तापमान में गिरावट आ सकती है। इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भीषण गर्मी के कारण लू चलने का अलर्ट जारी किया है। मौसम के इस हाल को देखते हुए लखनऊ में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। प्रशासन ने स्कूलों में सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक क्लासेस चलाने का निर्देश दिया है, ताकि गर्मी से कुछ हद तक बचाव हो सके। गर्मी का प्रकोप बिहार में भी चरम पर है। तस्वीरें बिहार के गया की है। यहाँ इन दिनों तापमान में 42 से 43 डिग्री के बीच दर्ज किया जा रहा है। भीषण गर्मी के कारण आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। खास तौर से इन दिनों बोध गया घूमने आए पर्यटकों को भी भीषण गर्मी के चलते काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अभी मई जून आना बाकी है और अप्रैल में से ही इतनी गर्मी है कि हालत सब लोगों को खराब हो गई है। अभी से ही इतना गर्मी पड़ रहा है कि लोगों को पूरा बेचैनी छाया हुआ है। मतलब कि ड्यूटी आने जाने में, मार्केटिंग करने में ही मतलब कि इस तरह का गर्मी झेलना पड़ रहा है। और आगे क्या होगा इसका तो अब नेक्स्ट मंथ का ही ये है। गर्मी की वजह से परेशानी बोले तो पानी कर रहा है जी। हम 3-4 बार नींबू पानी पी ले हैं अभी। हमारे छत्तीसगढ़ में भी है गर्मी, लेकिन यहाँ थोड़ा अजीब है। उधर ओडिशा का पश्चिमी भाग भी इन दिनों भीषण गर्मी से तप रहा है। राज्य में झारसुगुड़ा में पारा 45 डिग्री के पार दर्ज किया जा रहा है और यह देश के सबसे गर्म स्थानों में शुमार हो गया है। इस बीच मौसम विभाग ने बोलांगीर और संबलपुर में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और गर्मी से निजात मिलती फिलहाल नहीं दिख रही है। लिहाजा लोगों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी और गया से पंकज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भीषण गर्मी से इंसान से लेकर बेजुबान हर कोई परेशान है, लेकिन यूपी के इटावा सफारी पार्क में बेजुबानों को गर्मी से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि बढ़ती तपिश में इन्हें कूल वाला एहसास हो सके। कहीं एसी की व्यवस्था है तो कहीं कूलर का इंतजाम बच्ची कुच्ची कसर फूस के छप्पर पूरी कर रहे हैं। ये नजारा उत्तर प्रदेश के इटावा सफारी पार्क का है, जहां वन विभाग की ओर से मिस्ट तकनीकी की मदद से एशियाई शेरों समेत तमाम बेजुबानों को भीषण गर्मी में भी कूल वाला एहसास दिलाया जा रहा है। हम लोग अपने गर्मियों को देखते हुए वो नाइट सेल में तो कूलर और खिड़कियों पे वो खस की टटिया लगवा देते हैं, और दिन में जो कराल में जब हम लोग खोलते हैं तो वहाँ उन्होंने एक मिस्ट सिस्टम है, पानी की बौछारें जो निकालता है टुल्लू पंप, उसके जरिए वो पानी की बौछार लगा के मिस्ट सिस्टम को हर कालों में लगा रखा है, जिससे उनको गर्मी से राहत मिलती है। मिस्ट तकनीक के जरिए इस पार्क में तापमान को 30 डिग्री पर बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही स्प्रिंकलर से भी इन बेजुबानों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इटावा सफारी पार्क में 7 शावकों समेत कुल 22 एशियाई शेर हैं, तो वहीं 5 तेंदुए भी मौजूद हैं। साथ ही भालू के साथ सैकड़ों की संख्या में काले हिरन और सांभर का भी यहाँ आशियाना है, जिनकी राहत के साथ साथ इस बात का भी ध्यान दिया जा रहा है कि गर्मी से होने वाली बीमारी के शिकार भी ये जानवर न बने। इनको गर्मी ज्यादा लगती है तो ये हाँफने लगते हैं तो हम लोग छिड़काव करते हैं, पानी डालते हैं, इनको ठंडक रहे, गर्मी न लगे, दिक्कत न आए, कोई भारी बीमारी न हो, इसलिए और पानी भी बदलते हैं रोज। यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में इन दिनों गर्मी की तपिश बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति में 42 डिग्री से ज्यादा तापमान अगर 30 से लेकर 35 डिग्री तक रखा जाए तो भला इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है। इसीलिए तो इटावा सफारी पार्क में बेजुबान बड़े ही चाव के साथ आराम फरमा रहे हैं और भीषण गर्मी के बावजूद राहत महसूस कर रहे हैं। अमित तिवारी, इटावा, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, गर्मी के मौसम में शीतल जल भला कौन नहीं चाहता। ऊपर से अगर पानी मटके का हो तो क्या ही कहने, तभी तो गर्मी आते ही मटकों की डिमांड बढ़ जाती है। वैसे तो हर जगह के मटकों की अपनी खासियत होती है, लेकिन एमपी के आगरम मालवा में बनने वाले मटकों की बात निराली है, जिसे खरीदने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तेजी से घूमते चाक के पहियों पर जब कुम्हार अपने हाथों से कलाकारी करता है, तब सामान्य से दिखने वाली मिट्टी बर्तन का रूप ले लेती है
और ये महज हाथों की कलाकारी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की सदियों पुरानी वो परंपरा है जिसे कुम्हार आज भी जीवित रखे हुए है। हर साल गर्मी शुरू होने के साथ ही मिट्टी के बर्तनों और मटकों की डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे में इन्हें बनाने का काम भी तेज हो जाता है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में भी कुम्हारों का काम अब जोर पकड़ने लगा है। मध्य प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में इस समय आगर मालवा के मटकों की भारी धूम देखी जा रही है। दरअसल ये मटके यहाँ देसी फ्रिज के नाम से भी जाने जाते हैं। ये मटके इस क्षेत्र में इसलिए भी मशहूर हैं क्योंकि पूरी गर्मी में इसका पानी बेहद शीतल रहता है और लोगों के स्वास्थ्य के लिए ठीक भी रहता है। यहाँ के जो निवासी हैं वो लोग फ्रिज को अवॉइड करते हुए इन देसी मटकों का पानी पीना ज्यादा उचित समझते हैं। वैसे तो देश के लगभग सभी इलाकों में गर्मियों के मौसम में मटके और सुराही बनाए जाते हैं, लेकिन आगरा मालवा के मटकों की बात ही निराली है, जो तपती धूप और गर्मी में भी गले को शीतलता प्रदान करते हैं। आगर क्षेत्र के मटके हैं, मार्केट में आते हैं और यहाँ के मटके का बहुत ठंडा पानी रहता है। दूर दूर तक जाते हैं, जैसे उज्जैन है, इंदौर है, आसपास जितने भी क्षेत्र है, राजस्थान बॉर्डर तक लगे हुए वहाँ तक ले जाते हैं लोग गाड़ियाँ भर भर के हमारे गांव क्षेत्र से। यहाँ का पानी का लंबे समय तक गर्मी में ठंडा पानी रहता है इनको, मतलब एक बार मटका ले जाओगे तो साल भर बदलने की कोई जरूरत नहीं रहती है उनको, मतलब इतना ठंडा पानी रहता है और मशहूर भी रहते हैं यहाँ के मटके। क्या बाहर के लोग खरीदने आते हैं यहाँ के मटके। शायद यही वजह है कि आगर मालवा के मटकों को खरीदने के लिए दूर दूर से लोग भी यहाँ आते हैं और इसकी डिमांड पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में भी खूब होती है। सर ये तो सुप्रसिद्ध है, आगर के मालवा के जो मटके हैं ये सब दूर जाते हैं और इस मटकों की विशेषता ये है कितनी ही गर्मी हो ये बिल्कुल फ्रिज के जैसा पानी रहता है और ये कुदरती है ये, और यहाँ की मिट्टी की विशेषता है। और ये मटके राजस्थान तक जाते हैं यहाँ पर, और बहुत ही मतलब इसकी कोई गुणवत्ता भी बहुत है, इसके कोई बैक्टीरिया वगैरह साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। इन मटकों को तैयार करने में काफी समय भी लगता है। अमूमन एक कुम्हार 3 दिनों में 10 मटके तैयार कर लेता है। जंगल में जाते हैं, वहाँ से मिट्टी खोद के लाते हैं, मिट्टी के कंकर पत्थर सब बीन के उसके बाद में उसको गलाते हैं, गला के उसकी मेहनत करके उसको घी जैसी बनाते हैं। उसके बाद में उसके वो चाक पे जो मटके बनाना का हमारा चाक होता है उसके ऊपर हम उसको मटके बनाते हैं। फिर पीट के सर उसको 3 दिन के अंदर 10 मटका तैयार होता है। उसके बाद में उसको सुखाने के लिए अंदर ही सुखाना पड़ता है, बाहर नहीं सुखा सकते। अगर बाहर सुखाए तो वो क्या है कि फट जाता है, टूट जाता है। फिर सूखने के बाद में सर उसके ऊपर रंग चढ़ाते हैं। रंग चढ़ाने के बाद में फिर जंगल से लकड़ी कंडा ला के उसको पकाते हैं। फ्रिज की तुलना में मटके का पानी काफी बेहतर माना जाता है। गर्मियों में मटके का पानी पीने के कई फायदे भी होते हैं। चूंकि मटके का पानी प्राकृतिक रूप से ठंडा होता है, जो शरीर को ठंडक और जरूरी मिनरल्स भी देते हैं। ऐसे में गर्मियों के दिनों में मिट्टी से बने मटकों की बिक्री भी काफी बढ़ जाती है। आगर मालवा से प्रमोद कारपेंटर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात कर लेते हैं आपके सुरक्षित सफर की, क्योंकि अब केंद्र सरकार ई रिक्शा को भी सेफ्टी रेटिंग देने की तैयारी में है। न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के तहत ई रिक्शा में सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी और इसके आधार पर ई रिक्शा को भी सेफ्टी रेटिंग दी जाएगी। देश में पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का चलन तेजी से बढ़ा है। लंबी दूरी के सफर के लिए लोग अब तेजी से इलेक्ट्रिक कारों पर शिफ्ट हो रहे हैं, जबकि शहरी और ग्रामीण इलाकों में कम दूरी के सफर के लिए लोगों की पहली पसंद ई रिक्शा बन गई है। लेकिन जानकर हैरानी होगी कि अभी तक जिस इलेक्ट्रिक रिक्शा पर आप रोजाना सफर कर रहे थे, उस पर किसी भी तरह की कोई सेफ्टी रेटिंग नहीं थी। लेकिन अब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने साफ कर दिया है कि इलेक्ट्रिक रिक्शा पर भी NCAP यानी न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम की तर्ज पर सेफ्टी रेटिंग दी जाएगी, जिसका मकसद ई रिक्शा उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके साथ ही ई रिक्शा में सेफ्टी रेटिंग से यात्रियों का सफर और भी सुरक्षित होगा। आपको ये भी बताते चले कि देश में अभी तक कारों को भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के तहत सेफ्टी रेटिंग दी जाती है और अब इसी तर्ज पर ई रिक्शा के साथ साथ भारी वाहनों को भी सेफ्टी रेटिंग दी जाएगी। जाहिर है, ई रिक्शा में यात्रियों की सेफ्टी को लेकर कई बार सवाल उठाए जा चुके हैं, लेकिन अब यात्रियों के संदेह को दूर करने और सफर को और भी सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार सेफ्टी रेटिंग नियमों में ई रिक्शा और ट्रकों को भी शामिल करने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और चलिए अब आपको चीन में चल रहे शंघाई ऑटो शो की झलक दिखाते हैं, जहां हाईटेक गाड़ियों को शोकेस किया गया है। इनमें शोहरत बटोर रही डीकल्ब इलेक्ट्रिक कार है। खास बात यह है कि इस कार को ऐसे डिजाइन किया गया है कि इसका ऊपरी हिस्सा नीचे के प्लेटफॉर्म से लिंक किया गया है। नीचे का प्लेटफॉर्म पैरेलल मूवमेंट कर सकता है और ये कार एक जगह पर 360 डिग्री घूम सकती है। खास बात यह है कि इस इलेक्ट्रिक कार को 8 अल्ट्रा फंक्शन से जोड़ा गया है, जो इसे इलेक्ट्रिक कार के बाजार में बेजोड़ बनाते हैं। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं सीधे मुंबई। मुंबई में कल कॉर्पोरेट कला और साहित्य की नई हस्तियों को सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर और उनके पिता के नाम पर खास सम्मान उद्योगपति कुमार मंगल बिड़ला को दिया गया। वहीं बॉलीवुड के कई एक्टर्स को भी इस मौके पर सम्मानित किया गया। स्वर कोकिला लता मंगेशकर और उनके पिता मशहूर संगीतकार और एक्टर मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की स्मृतियां एक बार फिर मुंबई में जीवंत हो उठी। मौका था मास्टर दीनानाथ मंगेशकर के 83वें स्मृति दिवस का, जब देश की कई जानी मानी हस्तियों को कला और संगीत सहित विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सर्वोच्च सम्मान लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष पद्म विभूषण कुमार मंगलम बिड़ला को दिया गया। कॉरपोरेट क्षेत्र में उनके दूरदर्शी नेतृत्व और देश के आर्थिक विकास में शानदार योगदान के लिए उन्हें ये सम्मान दिया गया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 में महान भारत रत्न लता मंगेशकर की स्मृति में स्थापित किया गया था। इससे पहले ये सम्मान पीएम नरेंद्र मोदी, सिंगर आशा भोसले और एक्टर अमिताभ बच्चन को भी दिया जा चुका है। इस बार मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान की ओर से इस अवसर पर सिनेमा और कला जगत की कई और हस्तियों को भी सम्मानित किया गया। इसमें शामिल हैं एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर, एक्टर सुनील शेट्टी, सचिन पिलगांवकर, सोनाली कुलकर्णी, रंगमंच और फिल्म जगत के दिग्गज शरद पोंछे और रीवा राठौड़। वहीं साहित्य के क्षेत्र में वांग विलासनी पुरस्कार श्री पालजी सबनीस को दिया गया। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान और हृदय आर्ट्स की ओर से पिछले कई वर्षों से इस सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत समाज में समर्पण, उत्कृष्टता और सेवा की भावना की अलख जगाने वाली शख्सियतों को सम्मानित किया जाता है। मुंबई से सना और मुस्तफा शेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात यात्रा के उत्सव की कर लेते हैं। आने वाले कुछ दिनों में अमरनाथ यात्रा समेत 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, जिसे लेकर लोगों का भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। अमरनाथ यात्रा के लिए भोपाल में रजिस्ट्रेशन करवाने वालों की लंबी कतारें लगी हैं, तो वहीं 4 धाम यात्रा के लिए 19 लाख से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। वहीं इस बीच आपको बता दें कि उत्तराखंड में पवित्र हेमकुंड साहिब यात्रा की भी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा के लिए प्रसिद्ध 4 धामों के अलावा ये 5वां धाम है हेमकुंड साहिब। 15,000 फीट की ऊंचाई पर बने इस गुरुद्वारे के कपाट अगले महीने खोले जाएंगे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए बर्फ से ढका रास्ता बेहद कठिन है। इसलिए सेना के जवान पहले से ही तीर्थयात्रियों की सहूलियत का इंतजाम करने में जुटे हुए हैं। सेना के जवानों का ये जत्था अपने चारों तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर को काट काट कर रास्ता बनाने में जुटा हुआ है। अथक मेहनत के साथ ये जवान लगातार इस इलाके में रास्ता साफ करने में जुटे हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली के नजदीक उस इलाके की हैं, जहां से होकर हर साल सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब की पवित्र तीर्थ यात्रा शुरू होती है। इस बार ये तीर्थ यात्रा शुरू होने में लगभग 1 महीना समय बाकी है, लिहाजा अब तैयारियां तेज कर दी गई हैं, ताकि यात्रा के शुभारंभ की तिथि तक हेमकुंड साहिब पहुंचने की राह दुरुस्त की जा सके। आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब का यात्रा मार्ग
3 किलोमीटर तक पूरी तरह से भारी बर्फ और ग्लेशियर के आगोश में है। इस बार 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। इससे पहले सेवादार और सेना के जवान वहां पहुंचकर जरूरी इंतजाम करेंगे। 22 मई को ऋषिकेश से इस यात्रा के लिए पहले जत्थे को रवाना किया जाएगा। खबर है कि सेना के जवानों ने घांघरिया से अटलाकोटी तक बर्फ हटाकर रास्ता खोल दिया है और अब आगे की तैयारी है। इस इलाके में जोरदार बर्फबारी के बाद ये स्थिति हर साल पैदा होती है और सेना के जवान ही बर्फ हटाकर रास्ता बनाते हैं ताकि श्रद्धालु हेमकुंड साहिब तक आसानी से पहुंच सकें। इस बार भी जाबाज जवानों ने ये बीड़ा उठाया है ताकि सुचारू रूप से तीर्थ यात्रा सुनिश्चित की जा सके। कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चारधाम की पवित्र यात्रा की शुरुआत में बस कुछ दिन बाकी हैं। ऐसे में तैयारियों का अंतिम रूप दिया जा रहा है। यात्रा की शुरुआत से ठीक पहले गढ़वाल मंडल के अलग अलग जिलों में मॉक ड्रिल की गई और यात्रा से जुड़ी सभी जरूरी तैयारियों का जायजा लिया गया। हरिद्वार में शिवघाट और हर की पौड़ी पर आपदा संबंधी तैयारियों को परखा गया। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग और यात्रा की मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग में तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल हुई। वहीं उत्तरकाशी में भी तमाम जरूरी तैयारियों का जायजा लिया गया और गढ़वाल में मॉक ड्रिल के दौरान सड़क दुर्घटनाओं, जाम की स्थिति, भूस्खलन और आग लगने जैसी आपदाओं की विभिन्न स्थितियों को लेकर मॉक ड्रिल की गई। और अब बात अमरनाथ यात्रा की कर लेते हैं। 3 जुलाई से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा को लेकर देश भर में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। भोपाल में बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर बैंक में अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए भी पहुंच रहे हैं। इस पवित्र यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। जाएंगे, यात्रा पे जाएंगे। प्रकार का कोई डर नहीं है और जैसे हर साल जाते हैं इस साल भी वैसे ही उसी उत्साह के साथ और उसी जोश के साथ जा रहे हैं और पूरा भरोसा है भारतीय सरकार पे, इंडियन आर्मी पे। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों का जोश हाई है। बाबा बर्फानी पर श्रद्धालुओं का भरोसा अटूट है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे भक्तों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के भोपाल की हैं, जहां हर हर महादेव के जयकारे के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर बैंक में रजिस्ट्रेशन कराने पहुंच रहे हैं। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से हो रही है। यहाँ पर भोपाल में जो जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, यहाँ पर लोग रजिस्ट्रेशन करवाने आ रहे हैं अमरनाथ यात्रा का। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में मौजूद देवाधिदेव महादेव का ये वो पावन धाम है जहां हर साल श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन के लिए पहुंचते हैं। और इस बार भी रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के अमरनाथ यात्रा में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। कोई डर नहीं है और जैसे हर साल जाते हैं इस साल भी वैसे ही उसी उत्साह के साथ और उसी जोश के साथ जा रहे हैं और पूरा भरोसा है भारतीय सरकार पे, इंडियन आर्मी पे और हमारा जो भी प्रशासन है जहाँ ध्यान रखता है। तो यात्रियों के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, पूरे देश में उत्साह का माहौल है और ऐसा ही रहे और सब यात्रियों को भी बोला जाए कि उनको भी किसी डर की दहशत जरूरत नहीं है, जैसे जाते हैं हर साल वैसे ही जाएं। माना जाता है कि अमरनाथ गुफा में स्थित शिवलिंग के दर्शन मात्र से पापों का नाश हो जाता है और श्रद्धालुओं को मोक्ष का रास्ता मिल जाता है। और यही वजह है कि हर साल देश के कोने कोने से श्रद्धालु जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं और अमरनाथ की पवित्र यात्रा में शामिल होकर बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं। लोग हैं वो ये बात कह रहे हैं कि आप लोग भी जा रहे हैं, क्या पहली बार जा रहे हैं? पहली बार जाना। अच्छा, तो क्या डर वगैरह है? कोई डर वगैरह किसी बात का नहीं है, बस थोड़ा अफसोस है कि जो अभी घटना हुई है वहाँ पे उस चीज़ का थोड़ा अफसोस है। बाकी डर तो महाकाल बैठे हुए हैं, डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। उनसे बड़ी कोई चीज़ नहीं है, ना आतंकवाद है ना कोई है उसके, उनसे बड़ी कोई चीज़। इस बार अमरनाथ की पवित्र यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगी। इस यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके लिए तीर्थयात्री या श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा श्रद्धालु जम्मू कश्मीर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और यस बैंक की 540 से ज्यादा ब्रांच में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
भले ही अमरनाथ की पवित्र यात्रा शुरू होने में अभी थोड़ा समय बाकी है, लेकिन बीआरओ की टीम अमरनाथ यात्रा मार्गों को दुरुस्त करने और रास्तों से बर्फ हटाने में जुट गई है, ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के अपने आराध्य बाबा बर्फानी के दर्शन पूजन कर सकें। भोपाल से अमृतांशी जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहलगाम की घटना के बाद से तमाम धार्मिक स्थान सतर्क हैं। इस घटना को ध्यान में रखते हुए तिरुमला तिरुपति मंदिर में भी सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहां ऑक्टोपस फोर्सेस ने पुलिस और सतर्कता विभाग के साथ मिलकर मॉक ड्रिल की। करीब 60 ऑक्टोपस अधिकारी इस मॉक ड्रिल में शामिल थे। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य श्रद्धालुओं के बीच जागरूकता बढ़ाना था। इसके तहत तिरुमला के कई इलाकों में औचक निरीक्षण भी किया गया। कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस को कल यानी 26 अप्रैल को अंतिम विदाई दी जाएगी। वेटिकन में इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अंतिम संस्कार में दुनिया भर के नेता और आम लोग जुटेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने वेटिकन सिटी पहुंच रही हैं। खास बात यह है कि पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में कई परंपराएं टूटती हुई नजर आएंगी। देखिए खास रिपोर्ट। दुनिया में शांति, प्यार और इंसाफ का संदेश देने वाले कैथोलिक चर्च के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस की अंतिम विदाई की घड़ी नजदीक आ रही है। शनिवार 26 अप्रैल को वेटिकन सिटी में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और इसी के साथ उन्हें भावभीनी विदाई दी जाएगी। शनिवार को सुबह 10 बजे वेटिकन के सेंट पीटर्स स्क्वायर में उनके अंतिम संस्कार का कार्यक्रम शुरू होगा। इसमें तकरीबन 50 राष्ट्राध्यक्ष और 10 सम्राट शिरकत करेंगे। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में शामिल होने वाली है। पोप फ्रांसिस की अंतिम यात्रा सेंट पीटर्स स्क्वायर से रोम में सेंटा मारिया बेसिलिका तक जाएगी। खबर ये है कि पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार सबसे अलग होगा। अभी तक हुए तमाम पोप से अलग तरीके से उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। बताया जा रहा है कि पिछले वर्ष ही उन्होंने खुद ये बताया था कि मृत्यु के बाद उन्हें कहां और कैसे दफनाया जाए। इसके साथ ही वेटिकन में 121 साल के बाद पहली बार किसी पोप के अंतिम संस्कार की परंपरा में बदलाव देखने को मिलेगा। 1903 के बाद पहली बार वेटिकन से बाहर किसी पोप को दफनाया जाएगा। पोप फ्रांसिस ने विशेष सम्मान के बजाय एक साधारण पादरी की तरह अंतिम संस्कार की इच्छा जताई है। वे नहीं चाहते कि उनके पार्थिव शरीर को ऊंचे मंच पर प्रदर्शित किया जाए। उन्होंने तय किया था कि उन्हें रोम की सेंटा मारिया बेसिलिका में दफनाया जाए। पारंपरिक रूप से पोपों को वेटिकन में सेंट पीटर्स बेसिलिका के नीचे खास स्थान पर दफनाया जाता है। इससे पहले पोप फ्रांसिस के पार्थिव शरीर को सार्वजनिक रूप के अंतिम दर्शन के लिए सेंट पीटर्स बेसिलिका में रखा गया। पोप फ्रांसिस ने अपने अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को सादगीपूर्ण और आसान बनाने के लिए कई रस्मों को हटाने का निर्णय भी लिया था। इसके तहत अहम बात यह है कि उनके पार्थिव शरीर को 3 ताबूतों के बजाय केवल एक साधारण ताबूत में रखा जाएगा। इसके अलावा पोप फ्रांसिस ने निधन के बाद अंग संरक्षित करने की परंपरा में भी बदलाव किया। इस तरह पिछले पोपों की तरह उनके अंग भी संरक्षित करने के लिए नहीं निकाल पाएंगे। पोप फ्रांसिस अपनी सादगी भरी जिंदगी, इंसानों से जुड़े मुद्दों पर स्पष्ट सोच और गरीबों के लिए आवाज उठाने को लेकर चर्चा में रहे। उन्होंने पर्यावरण को बचाने, धर्मों के बीच भाईचारा बढ़ाने और दुनिया में शांति फैलाने के लिए हमेशा काम किया। प्रेम और सद्भावना का संदेश देने वाले पोप फ्रांसिस ने 21 अप्रैल 2025 को अंतिम सांस ली। पोप फ्रांसिस का मूल नाम जॉर्ज मारियो बर्गोलिया था। वे 2013 में पोप बने थे। वे लैटिन अमेरिका से पोप बनने वाले पहले शख्स थे। अब दुनिया भर की निगाहें इस पर होंगी कि सादगी और सेवा की प्रतिमूर्ति पोप फ्रांसिस का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इसका फैसला दुनिया के सबसे बड़े पादरियों यानी कार्डिनल्स की गुप्त बैठक में होगा। मई के पहले सप्ताह में नए पोप की चयन प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात स्पेस साइंस की। स्पेस में चीन ने एक और मिशन शेनझोई 20 स्पेसशिप लॉन्च किया है। चीन का लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट शेनझोई
20 मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर तियागोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचा। चीन के स्पेस यान ने उत्तर पश्चिमी चीन के जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरी। ये 6 महीने का मिशन है जो चंद्रमा पर मानवयुक्त मिशन और मंगल ग्रह पर खोज और प्रयोग के लिए चीन की महत्वाकांक्षाओं की दिशा में एक और कदम है।